अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हम न्यूज़ की तरफ चलें, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और 2-3 दिन के बाद ईद है। जी हाँ, रमज़ान का मंथ जो है वो बिल्कुल आखिरी 2 या 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद जो है वो ईद सेलिब्रेट की जाएगी। और हाल ये है कि जी मार्केट्स में जो है वो बहुत कोई ख़ास रश नज़र नहीं आ रहा है। जो बिज़नेस कर रहे हैं लोग वहाँ पे अपना सामान रख के बैठे हैं सेल करने के लिए, उनका भी यही कहना है कि जी पब्लिक जो है वो या तो आती ही नहीं है शॉपिंग करने के लिए, या अगर आ जाती है तो वो प्राइस देखकर 2-2 11 हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ़ विंडो शॉपिंग की जा रही है, 2-3 विंडोज़ तो वैसे मैंने भी खरीद ली हैं। तो मैं यही आपको बता रही थी कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। आईएमएफ जो है वो कंडीशंस पे कंडीशंस लगाता जा रहा है, यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे उससे मुझे सनी देओल जी याद आ गए। बहुत दिन के बाद मैंने उनका जिक्र किया है, लेकिन इस बात से हरगिज वो ये ना समझे कि हम भूल गए हैं कि वो अपनी फिल्म गदर में हमारे यहाँ से हैंडपंप उखाड़ के ले गए थे और वो उन्होंने वापस करना है। कम से कम त्योहार का सीजन चल रहा है, ईद आ रही है, तो ईद पर ही वो हमारा हैंडपंप वापस कर दें। वरना तो ये भी सुना है कि गदर 2 भी वो मतलब बनाने लगे हैं और गदर 2 फिल्म भी उनकी आने वाली है। खैर देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से सनी देओल जी को हम ये मैसेज पहुंचा पाते हैं। ऐसे जो लोग हिंदुस्तान से मुझे देख रहे हैं और अगर वो सनी देओल जी को जानते हैं तो प्लीज ये मैसेज जरूर दे दिएगा कि ईद से पहले वो हमारा हैंडपंप वापस कर दें जो वो फिल्म गदर में ले गए थे। अब जिसने गदर नहीं देखी, ये तो बहुत ही बुरी बात है अगर कोई मुझे ये कहे कि हमने गदर नहीं देखी। इसलिए कि शोले के बाद जो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई और मैंने बहुत बार देखी वो गदर ही है। खैर हम चलते हैं आगे और हम आपको ये बताते चलें कि जी लोगों का यहाँ पे बुरा हाल है और आईएमएफ जो है वो कंडीशंस पे कंडीशंस लगा रहा है। उसने पहले कहा था कि जी 3 बिलियन जो है वो पाकिस्तान जो है किसी जगह से जमा कर ले, अपने फ्रेंडली जो कंट्रीज है उनके साथ बात करे या दूसरे लोगों से बात करके, यानी जो जो कोई भी हमें फंड दे सकते हैं उनसे बात की जाए। और 3 बिलियन की शर्त थी, लेकिन अब 3 बिलियन हमने जमा कर लिए हैं, यानी कि 2 हमें देगा जी सऊदी अरेबिया और 1 बिलियन हमें यूएई ने कहा है। लेकिन उसके साथ ही आईएमएफ ने वो 3 को 6 कर दिया, यानी कि अब उसका ये कहना है कि जी 3 नहीं, $6 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान फ्रेंडली कंट्रीज से लेकर हमें बताए तो फिर हम आगे सोचेंगे। मतलब ये तो ना करने वाली बात हुई ना कि आप एक कंडीशन हम कंप्लीट करते हैं तो आप दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। ये बहुत बुरी बात है और आईएमएफ को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हो गया अगर हम पहले भी 22-23 बार उनसे पैसे मांगने गए थे, सॉरी मांगने नहीं गए थे, हम लोन ले रहे हैं। एक तो हमारे भारतीय दोस्त जो है बार बार कहते हैं कि जी हम भीख मांग रहे हैं चाइना से या अमेरिका से या आईएमएफ से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, भीख में और जो लोन होता है उसमें बहुत फर्क होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो ये कि जो भीख होती है वो वापस नहीं करनी पड़ती, और लेकिन ये लोन तो वापस करना पड़ता है हमें हर बार। वो लोग कहते हैं कि जी बल्कि इंटरेस्ट लगा के, यानी जितना लोन लिया होता है उससे ज्यादा वापस करना पड़ता है। और उसकी जिस तरह से किस्तें उसकी हम दे रहे हैं बड़ी मुश्किलों से, क्या कुछ करके हम जो है काम सारे कर रहे हैं, और ऊपर से हमें कह दिया जाता है कि जी हम भीख ले रहे हैं। नहीं जी, भीख नहीं है, ये लोन है। और आगे से इंडिया वाले भी अगर थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा कोशिश करें कि वो भी पाकिस्तान की मदद करें और थोड़ा बहुत लोन जो है अगर हम इंडिया से भी पकड़ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक तो आसानी रहेगी, बैंक टू बैंक ट्रांसफर भी जल्दी हो जाएगा। और अगर बैंक टू बैंक ट्रांसफर ना भी करना हो तो वाघा बॉर्डर की एक साइड से आप लोग दिएगा, हम वहां से पकड़ पकड़ के थैले इधर कर लेंगे। बस जी, काम आपका भी हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, और उसके बाद हम हर चीज के ऊपर चुप भी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे उल्टा सीधा जो हम लोग बोला करते हैं ना। लेकिन ये बात कोई मोदी जी को समझाए तब की बात है ना। फिलहाल तो मुझे वो कोई बात समझते हुए नजर नहीं आ रहे, उल्टी सीधी बातें ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में हो या किसी भी चीज के लिए। साथ साथ हम एक चीज और यहाँ पे बताते चलें जी। मुझे इंडिया और पाकिस्तान से याद आया ख्वाजा आसिफ साहब। जी हाँ, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं आजकल, बड़े वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आजकल ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि आप क्या, यानी इंडिया
कि जो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर साहब का एक इंटरव्यू आजकल बड़ा चला हुआ है और जिसमें वो बार-बार उन्होंने कहा है कि जी पुलवामा के बारे में बात की है और यही कहा है कि जी जो इंटेलिजेंस फेलियर था और पुलवामा जो था वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ था। ये और बात है कि पता नहीं फवाद चौधरी साहब क्या कहते फिर रहे थे, उनकी वीडियो भी वायरल हुई है। लेकिन जी ख्वाजा आसिफ साहब की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे हम चौधरी फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहे। तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि जी इस बात को, इस मुद्दे को, इस पॉइंट को हम लेकर इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे और वहां जाकर हम इंडिया की बैंड बजाएंगे। वैसे बैंड बजाएंगे उन्होंने नहीं कहा, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, मेरा ख्याल है उन्होंने दिल में बोला होगा, लेकिन बोला जरूर होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कि जी ये जो गवर्नर साहब ने बात की है इंटरव्यू में, ठीक है ना, करण थापड़ साहब के साथ उनका जो इंटरव्यू है उनके चैनल पे वायर पे, उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि देखा जी पुलवामा तो हमने किया ही कोई नहीं था, ये तो सारा का सारा प्लान ही मोदी जी का था और अब ये बात लेकर हम इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे। सर इससे पहले भी आप पता नहीं क्या कुछ लेके जाते रहे हैं, कभी आप कश्मीर की बात करते हैं, कभी आप कोई दूसरी बात करते हैं जाकर इंडिया की। आप बेहतर ये होगा कि इस वक्त जो इश्यूज पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिसमें कि इकोनॉमी भी है, जिसमें आपकी एक थकी हारी फॉरेन पॉलिसी भी है, फूड शॉर्टेज भी है, लोग बीमार हो रहे हैं, उनके पास मेडिसिन नहीं है, लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को नहीं है। अगर आप उन चीजों पे जाके इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करेंगे तो बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप एक इस तरह के इशू को लेकर जाएं जिसको कि कोई सुनना पसंद नहीं करेगा। और वैसे भी पहले भी कोई अगर कोई सुन ही रहा होता आपकी बात को, तो कश्मीर के लिए आप जितनी बार बात कर चुके हैं तो शायद कोई ना कोई उसके ऊपर कोई काम हो गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है थोड़ी सी अक्ल कर लेनी चाहिए और अब जो अपने कंट्री के अंदर इश्यूज हैं उसकी तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताएं कि जी ईरानियन प्रेसिडेंट ने जो है वो विजिट पे इनवाइट किया है सऊदी किंग को। जी हाँ, ये सऊदी अरब और ईरान जो है इनमें भी 36 का आंकड़ा चल रहा था, आप लोग तो जानते ही है ना। तो अब उनमें हो गई है जी दोस्ती, और दोस्ती किसने कराई है? जी हाँ, चाइना ने। और कहा यह जा रहा है कि जी अब ईरानियन प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया है सऊदी किंग को कि जी आप आइए और हमारे यहाँ विजिट कीजिए। कितना ही अच्छा हो कि इंडिया पाकिस्तान में भी जो है कोई आकर हमारी भी दोस्ती करा दे और यहाँ से भी लोग एक दूसरे को इनवाइट करें और कहें कि आइए जी आप भारत घूमिए या आप आइए जी आप पाकिस्तान देखिए। लेकिन ना हम थोड़े से और तरह के लोग हैं, आपको पता है ना, हमारा ऊपर का फ्लोर हिला हुआ है। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। बिल्कुल ये गाना बहुत ही अच्छा है और मुझे जो है ना इसके ये ऐसा फिट बैठता है पाकिस्तान पे भी और किसी हद तक भारत पे भी, कि वाकई में हमारे दिमाग खराब है जो हम बार बार बस लड़ते ही रहते हैं। बहरहाल हम बात करेंगे चाइना की। चाइना के आप जानते ही हैं कि एक जो चाइनीज ऑफिसर हैं दासू डैम के, उन्होंने एक वहां पे जो मजदूर था उसको डांट दिया, उसके बाद ब्लास्फेमी का इल्जाम उस पर लग गया और अब उनको पकड़ के, यानी उस चाइनीज को पकड़ के पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है, लेकिन या थाने में बंद कर दिया। लेकिन ये मत समझिए कि हमने उसको कोई सजा देने के लिए बंद किया, नहीं नहीं नहीं। चाइना को हम कैसे कुछ कह सकते हैं? चाइना से तो हमने इतना मतलब सी पैक के पैसे बेचारे के खा गए हम, सॉरी मतलब लगाए, हमने काम किया ना। वासिम सलीम बाजवा वो तो बेचारा मासूम से, उन्होंने अगर थोड़े से पिज्जा पिज्जा फ्रेंचाइज बना लिए तो हमारी तो सारी कौम उसके पीछे पड़ गई है कि लाओ जी लाओ, इसको तो हेड बना दिया था सी पैक का और ये सारे पैसे खा गए। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ पैसे उन्होंने खा गए और कुछ जो है वो मेरे ख्याल बिजनेस में लगा के भाग गए। लेकिन बात सारी ये है कि चाइना को तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर हम चाइना को कुछ कहने के काबिल होते तो क्या वहां पे जो चाइनीज मुस्लिम्स के साथ हो रहा है क्या उस पे हमारा खून नहीं खोलता? क्योंकि बाकी सब जगह तो हम कहते हैं कि जी वो भी हमारे भाई हैं, तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं। हर जगह पे हम पहुंच जाते हैं, मुफ्त का ठेका हमने उठा के रखा है सारी दुनिया का, लेकिन उस सारी दुनिया में चाइना शामिल नहीं है। तो फिर आखिर इन साहब को अरेस्ट क्यों किया गया है? उनको अरेस्ट इसलिए किया गया है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस किस्म का कोई इल्जाम लग जाए ब्लास्फेमी का, तो लोग जो है खुद ही मतलब ठिकाने लगा देते हैं, बगैर वीजा के टिकट आ जाता है और बंदा जो है ना फड़का देते हैं। तो इसलिए उसके बाद जो है वो हीरो भी बन जाता है जिसने मारा होता है। हमने देखा है कई लोगों के, हमने देखा जैसे कि सलमान तासीर साहब का केस हमारे सामने है, मशाल खान का केस हमारे सामने है, श्रीलंकन सिटीजन का केस हमारे सामने है, और इसी तरह के बेशुमार केसेस हैं जो पाकिस्तान में हुए और जिन लोगों ने मारा उनको कुछ नहीं कहा गया, उल्टा उनको हीरो बना दिया गया। तो जाहिर है अगर ये चाइनीज जो है ये यानी चाइनीज सिटीजन जो है, अगर ये बाहर घूमते फिरते टहलते हुए कहीं दिख गए किसी को और ये जो जनूनी वहां पे मौजूद है
जिनका ये कहना है कि जी इन्होंने कोई रिलीजन की कोई जो है इंसल्ट की है या कोई ब्लास्फेमी किया है, तो फिर पता लगा इनका तो मतलब कट गया ना फिर पता। तो फिर इसी वजह से पुलिस ने इनको जो है वो थाने में बंद किया है, और थोड़े दिनों में लग यही रहा है कि बातचीत होने के बाद इनको इनकी कंट्री चाइना वापस भेज दिया जाएगा, और वहां से कोई दूसरे जो हैं वो ऑफिसर मेरे ख्याल है वो आ जाएंगे। और अब ये सारी चीजें तो बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन रोकने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाकी जो मुल्ला माफिया है, वो चाहे आप किसी भी मौलवी को देख लें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, और तालीम क्या देते हैं, बात क्या करते हैं कि जी सादा रहना चाहिए, असल जिंदगी तो मरने के बाद है। अभी तक वैसे किसी ने वापस आके बताया नहीं है कि वहां पे उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला, लेकिन हाँ, यहाँ के लिए जरूर ये मुल्ला माफिया ये बताते हैं कि जी सादा जिंदगी गुजारिए, और खुद जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े घरों में रहते हैं। खैर, इन पे हम आगे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब की। जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इमरान खान साहब का कहना यह है कि वो जब तक जिंदा है वो शरीफ खानदान को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान का ये भी कहना है कि जी इमरान खान की जान खतरे में है। और साथ खान साहब ने ये भी कहा है कि ईद की छुट्टियों में उनको ये लग रहा है कि उनके घर पे जो है वो थाने वाले, थोड़ी क्या बोली हूँ मैं, उनके घर पे जो है पुलिस वाले जाएंगे, और जाकर खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। एक तो खान साहब ना हो गए, पता नहीं क्या मोहल्ले की बिल्ली हो गई, काबू ही नहीं आती। तो वो सॉरी, क्या मैं बोलूं यार, ये एडिट कर देना। अच्छा, हाँ, मैं ये कह रही थी कि खान साहब कह रहे हैं कि जी उनको अरेस्ट करने के लिए ईद की छुट्टियों में गवर्नमेंट जो है वो पुलिस को भेज सकती है। तो इस वजह से खान साहब ने जो है अदालत में भी दरखास्त दायर कर रखी है। खान साहब तो पहले ही आप देख रहे हैं कि वो बुलेट प्रूफ डस्टबिन लगा के घूम रहे हैं, ये तो सभी ने देखा है। लेकिन खान साहब एक काम और कर रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जी, ये है एक बुलेट प्रूफ गेट जो इमरान खान साहब के घर जमान पार्क के लिए तैयार किया गया है। और खान साहब को मुझे नहीं पता, वैसे तो हर एक की जान खतरे में पाकिस्तान की, मेरे समेत, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर खान साहब इतना क्यों डर रहे हैं। और अब उन्होंने ये बुलेट प्रूफ गेट भी बनवा लिया है, और अब यही बताया जा रहा है कि जी अब खान साहब के लिए और ज्यादा जो है एहतियात की जाएगी, और उनके साथी जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को जो हर तरह से बचाया जाए, और खान साहब को बिल्कुल सुकून से ईद पे ईद गुजारने दी जाए। जो कुछ भी होगा एक्टिविटीज, चाहे वो अरेस्ट होना हो या कुछ हो, ईद के बाद होगा। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चले, बल्कि बताते क्या चले, हम आपको कादिर पटेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, उनकी एक वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। आपके जज 20-20, 18-18 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, आपके आइन को तोड़ रहे हैं, आपके जर्नल गोल्फ खेल रहे हैं 50-50, 20-20 पता नहीं कितने लाख, और आप 1,60,000 और मुफ्ती रोड पे मरा हुआ पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। पॉलिटिशियन बुरे हैं। अगर हम हकीकत का सामना नहीं कर सकते तो सच का सामना करना पड़ेगा हमें। अगर हम अपने लिए सच नहीं बोलेंगे तो हम आवाम के लिए सच नहीं बोल सकते। ये झूठ है, ये दिखावा है, मैं नहीं मानता इस बात को। जी, ये थे कादर पटेल साहब, यानी कि पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, और काफी खरी खरी बातें कर रहे थे और काफी सच बोल रहे थे। और उनका बिल्कुल यही कहना था कि जो जजेस हैं वो हमारे जो है 20-30 लाख की सैलरीज उठाते हैं, और इसी तरह से हमारे जो फौजी जनरल्स हैं उनकी भी बात की उन्होंने, और कहा कि जी, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जी पॉलिटिशियंस की गर्दन पतली है, हर बात में पॉलिटिशियंस को पकड़ लिया जाता है, सजा भी हो जाती है, मुल्क से भी बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी तरह के कई चीजें जो है फांसी तक लगा दी गई है। लेकिन बाकी लोग जो हैं, चाहे वो फौजी हों, चाहे वो एजेंसी के हों, चाहे वो जजेस हों, उनको सजा कब मिलेगी, उनको उनके किए की सजा कौन देगा। खैर, जी, G20 के लिए अभी भी यही बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्राइम इकोनॉमिक फोरम है हर किसी के लिए, डिस्कशन के लिए भी और डायलॉग के लिए भी। यानी कि इंडिया वाले जो कर रहे हैं G20, यानी इंडिया में जो G20 को हेड कर रहा है इंडिया, उसके लिए यही कहा जा रहा है कि वहां पे जो है काफी उम्मीद है लोगों को
कि वहां पे अच्छी डिस्कशन और अच्छे डायलॉग्स होंगे और काफी चीजें जो है वो कंट्रीज मिलकर करने के काबिल होंगी और हम भी अच्छे की ही उम्मीद करते हैं। और ये और बात है कि ये G20 की मीटिंग्स जो है ये श्रीनगर में की जाएंगी, जिसके ऊपर पाकिस्तान को काफी ऑब्जेक्शन है, लेकिन खैर हम तो हर चीज पर ऑब्जेक्शन करते हैं, हमारी आदत है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बिल्कुल जी हम वो लोग हैं जिनका काम है कहना। तो इस वजह से ऊपर वाले ने दो कान दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इंडिया वाले भी यही करते हैं, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं जो भी हम कहते हैं। वरना अभी तक तो हमारे हर प्राइम मिनिस्टर ने, हमारी स्टैब्लिशमेंट ने, क्या कुछ हम लोग बात करते हैं कश्मीर को लेकर, इंडिया को लेकर, लेकिन उनके ऊपर असर ही कोई नहीं होता। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी गुजरावाला में मरीज ने ताखीर से क्लिनिक आने पर डॉक्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जी हाँ, कोई डॉक्टर साहब थे जो कि देर में आए थे और इसके ऊपर जो पेशेंट था उसका बिल्कुल ही मीटर घूम गया और उसने जो है वो डॉक्टर साहब जब पहुंचे क्लिनिक तो उनको गोली मार दी। तो जितने लोग भी हमें देख रहे हैं और वो डॉक्टर हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग अपने क्लिनिक पे टाइम पे जाया करें। खैर हम अगली न्यूज की तरफ चलते हैं और उससे अगली न्यूज हम आपको ये बता दें कि जी इंडिया ने नई मर्सिडीज लॉन्च की है जो कि फुली इलेक्ट्रॉनिक होगी और इसके अलावा जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी 850 किलोमीटर चलेगी सिंगल चार्ज पे। तो इंडिया जो है वो इंडिया यानी मेड इन इंडिया मर्सिडीज बना रहे हैं। और हमारा क्या हाल है? हमारा हाल तो जी ये है कि हमारा अपना ही जो 75 रुपीज का नोट गवर्नमेंट ने निकाला है वो कंट्री के अंदर ही नहीं चल रहा, कोई लेता ही नहीं। कहते हैं कि 75 रुपीज का नोट का हम क्या करें। उसके साथ साथ जी इंडिया की जो करेंसी है वो 18 कंट्रीज के अंदर इंडियन करेंसी जो है वो एक्सेप्ट की जा रही है। और हमारा क्या हाल है? हम गजवाए हिंद का सोच रहे हैं। लेकिन एक बात है, गजवाए हिंद हम यहाँ से पाकिस्तान से लेकर और दिल्ली तक तो मुझे लगता है कि घोड़ों पे ही जाएंगे, लेकिन उसके आगे क्योंकि इंडिया ने ये मर्सिडीज बना ली है, मेड इन इंडिया मर्सिडीज बन चुकी है, उससे आगे का जो गजवाए हिंद होगा वो हम इन्हीं की बनाई हुई मर्सिडीज पे करेंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता है। और आइडिया भी अच्छा है, मेरा ख्याल है जैद हामिद साहब मुझे सुन रहे होंगे, जैद हामिद साहब प्लीज ये पॉइंट नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ से घोड़े पे चले जाइएगा दिल्ली तक और दिल्ली से आगे आपको मिल जाएगी मर्सिडीज और वो भी मेड इन इंडिया। तो बस, और वो कह भी रहे हैं कि बस जी एक सिंगल टाइम आप जब उसको चार्ज करेंगे तो फिर जी वो मर्सिडीज आपको बहुत दूर तक ले जा सकेगी, यानी कि 850 किलोमीटर आप जा सकेंगे। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है सर? तो बिल्कुल तैयारी पकड़िए और हम आपकी नेक्स्ट बिल्कुल आपका जो स्टेटमेंट है उसका इंतजार करेंगे। आखिर हमें भी तो वीडियो बनानी होती है ना, आपकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं कि हमें अच्छा लगता है, हम उस पर वीडियो बना लेते हैं। खैर आगे हम आपको बताएं जी, ये आपको दिख रही है माधुरी दीक्षित। जी हाँ, और माधुरी दीक्षित के साथ बैठे हैं सीईओ जो कि इंडिया में जो एप्पल वालों ने यानी जो अपना शोरूम खोला है, शोरूम है कि क्या है पता नहीं, खैर एप्पल का जो स्टोर्स लॉन्च हुए हैं इंडिया में वहां पे ये साहब सीईओ हैं और माधुरी दीक्षित उनको वड़ा पाव खिला रही है। मेरे ख्याल है, मैंने वैसे कभी वड़ा पाव नहीं खाया, हाँ वटाटा वड़ा जरूर खाया है, लेकिन वो मुझे आता भी है बनाना, लेकिन वड़ा पाव नहीं खाया। खैर माधुरी उनको वड़ा पाव खिला रही है, वो बेचारे खा रहे। तो बहरहाल जाहिर है वो खिला रही है तो वो खा भी रहे, लेकिन ये है जरूर है कि अब इंडिया में इस तरह की कंपनीज भी आने लगी हैं और एप्पल ने भी अपना जो है वहां पे काम शुरू कर दिया, तो यकीनन फिर आईफोन भी थोड़े सस्ते हो जाएंगे, है ना, तो फिर मैं भी ले पाऊंगी। अभी तक तो खैर मैं सैमसंग से ही काम चला रही हूँ। बहरहाल हम जी आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज पे जाएं उससे पहले हम आपको दिखाएंगे हमेशा की तरह से एक वीडियो और फिर बात करें। जैसे वो आजकल एक यूट्यूबर आ रहा है ना, गरीबों को गालियां दे रहा है सुबह शाम, उस तक मेरा कोई पैगाम। मुफ्ती साहब हमेशा मुझ पे वीडियोस बनाते हैं शाहिद अनवर का अटेंशन लेने के लिए ताकि शाहिद अनवर मुझे जवाब दे, बट मैं तो इसलिए जवाब नहीं देता था क्योंकि ना तो मैं इनको जानता हूं ना मैं किसी को जवाब देना पसंद करता हूं। आई लाइक टू इग्नोर। लेकिन अब बात करते हैं, इन्होंने कहा कि गरीबी ऐब नहीं, गरीबी ऐब है। गरीबी हर एक जुर्म की जड़ है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है लेकिन जुर्म करता है। ऐसे गरीब मैंने देखे हैं कि कब्रिस्तान से औरतों की लाश को निकाल के उनके साथ जिना करते हैं, पकड़े गए, कहते हैं गरीब है शादी नहीं कर सकते इसलिए करना पड़ता है। गरीबी ऐब है। अगर गरीबी ऐब नहीं तो अपने YouTube का मोनेटाइजेशन बंद कर दो। ये जो तुमने सफेद कपड़े और लोग ये मुफ्ती को इतना बड़ा क्यों, मुफ्ती क्या होता है, व्हाट इज मुफ्ती?
मैं हाफिज कुरान हूं, कल एक किताब पढ़ लूंगा, मैं मुफ्ती बन जाऊंगा। मुफ्ती बनना इतना मुश्किल नहीं होता, एक किताब पढ़ो मुफ्ती हो जाओगी। किस्से याद करो, लोगों को किस्से, लोगों से खैरात करो, तुम मुफ्ती बने। दैट्स इट। गरीबी ऐब है, इसलिए तो अल्लाह ने अमीर को जो है टाइटल दिया है गनी का। गरीब को क्यों गनी? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम है इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोजा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अब तुम कहोगे नमाज पैसे से नहीं, जिस मस्जिद में तुम बैठे हो, जिस माइक में तुम बात कर रहे हो, जहां पे तुम वजू करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वो तुम्हारा बिजली का बिल तुम्हारा बाप भर रहा है, कोई भर रहा है, राइट? तुम्हारा बाप तो नहीं भर रहा ना, वो मस्जिद तुम्हारे बाप ने नहीं बनाई, किसी अमीर बंदे ने बनाई। जब अमीर बंदे ने बनाई है, अपना ये मुंह बंद रखो, लोगों को मत डराओ, पैसा सब कुछ है। इसलिए तो अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है। गरीब कहेगा मेरे पास पैसे नहीं, हज, मुझे अल्लाह ने कहा कि हज मत जाओ क्योंकि तुम्हारे पास, अल्लाह को पता है तुम बेगैरत हो, यू आर बेगैरत। इसलिए तो अमीर पे फर्ज है, इसलिए तो अमीर को अल्लाह ने कहा है कि ज़कात दो। और मेरी टेंशन मत छोड़ो कि तुम गरीब बन जाओगे। मेरा पार्टनर अल्लाह है, मेरा और अल्लाह का बिजनेस पार्टनरशिप है। तो सवाल ही पैदा ना हो कि अल्लाह जो है पार्टनरशिप पे मेरा बिजनेस खराब करे। देयर इज नो वे। मेरे बहरहाल खैर ये साहब थे जो काफी खरी खरी सुना रहे थे, तो हमने कहा हम आपको भी बता दें। साथ साथ हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। और जी चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही के बारे में लाहौर नैब को जो है डिटेल्स मिली हैं, जिसमें कि बताया गया है कि स्पेन में उनका काफी सारा जो है वो एसेट्स हैं और काफी उन्होंने अपार्टमेंट्स वगैरह ले रखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे डिक्लेयर नहीं किए थे। मोनिस इलाही का कहना ये है कि जी 30 जून के बाद उनके जो एसेट्स हैं उसमें इजाफा हुआ है और वो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको डिक्लेयर कर देंगे। अब देखना ये है कि जी इस चीज के ऊपर नैब क्या कार्रवाई करती है और किस तरह से इन सब चीजों का पता लगाया जाएगा कि कितना है और क्या है। लेकिन बहरहाल स्पेन में ये भी कहा जा रहा है कि मोनिस इलाही के पास जो है वो वहां का रिहायशी, यानी वो रह सकते हैं, वो परमिट भी उनके पास है, रेजिडेंस परमिट भी है। इसके अलावा उनके कई अपार्टमेंट्स और कई तरह के ऑफिसेज वगैरह भी वहां पर मौजूद हैं। अब इसके ऊपर बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होगी और पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। हम साथ साथ ये भी बताते चले कि जी बहुत से लोगों का कहना ये है कि जब अरब गवर्नमेंट्स जो है वो इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, तो पाकिस्तान को तस्लीम करने में क्या कयामत है। जी हाँ, लोगों का कहना यह है कि जब अरब कंट्रीज यानी कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, इसराइल को मान रही हैं एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, तो फिर आखिर पाकिस्तान वाले जो हैं हमें कौन सा मतलब ऐसा प्रॉब्लम है कि हम ये बात नहीं मान पा रहे। खैर अगर लोग ये बात करने लगे हैं तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद जाकर इस तरह की चीजों के ऊपर कोई काम भी हो सके और लोग बहरहाल इस चीज को मान जाएं। साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में अगर हम बात करें तो जी इमरान खान साहब इंडिया वालों के बड़े फेवरेट हैं। यानी इंडिया जो हमारे साथ वाली कंट्री है, हमारे बहुत से दोस्त वहां रहते हैं, बहुत से लोग हमें देखते हैं यूट्यूब पर। और जी इंडिया के लोग जो हैं उनका ये मानना है कि इमरान खान जो है वो पहले लीडर सामने आए हैं जिन्होंने ये बताया कि जी हमारी एजेंसीज करप्ट हैं, हमारे जजेस करप्ट हैं, हमारी मतलब आर्मी के जो फौजी यानी जो ऊपर लेवल पे जो हमारे जनरल्स हैं वो करप्ट हैं। और उनका ख्याल ये है कि जी ये सारी करप्शन केसेस जो हैं इमरान खान पहले लीडर है जिन्होंने पब्लिक को बताया। यानी कि इससे पहले पब्लिक को पता ही नहीं था कि हमारी एजेंसीज हों, चाहे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हों, मतलब ऊपर लेवल पे, मतलब आर्मी चीफ्स वगैरह, या मतलब हमारी जो जजेस वजेस और ये सब लोग जो हैं वो मतलब वो करप्ट हैं, ये हमें पता ही नहीं था। कितने भोले हैं इंडिया वाले, हमें सब पता है जी, हम सिर्फ बोलते नहीं थे और हम सिर्फ बस देख देख कर बैठे होते थे कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। हमें सब पता था कि ये काम चल रहा है और बहुत पुराना चल रहा है। ये और बात है कि खान साहब आए और खान साहब ने आके जो है चौराहे पे लाके मटका फोड़ दिया और खान साहब अब चुप ही नहीं हो रहे हैं किसी तरीके से। हालांकि खान साहब खुद भी जो है एस्टेब्लिशमेंट की ही पैदावार हैं, लेकिन अब वो एस्टेब्लिशमेंट के ही अगेंस्ट बात कर रहे हैं। ये बात भी क्यों है, बहुत से लोग ये बात पूछ रहे हैं। उसकी वजह भी ये, पाकिस्तान में जो कभी नहीं हुआ वो इस बार खान साहब ने ये जरूर किया है कि उन्होंने जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में दो ग्रुप बनवा दिए हैं और एक ग्रुप खान साहब का साथ दे रहा है और एक ग्रुप खान साहब का साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इमरान खान साहब कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात करते हैं, कुछ भी कहे, उसके ऊपर
किसी किस्म का कोई खास हमें जो है एक्शन होते हुए दिखाई नहीं देता, ना तो आर्मी की तरफ से, ना एजेंसीज की तरफ से और ना ही पुलिस की तरफ से, क्योंकि खान साहब को बहरहाल एक सेक्शन जो है एस्टेब्लिशमेंट का वो सपोर्ट कर रहा है। और वो क्यों सपोर्ट कर रहा है? वो इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो फिर उनकी जो आगे औलादें हैं या तो उनको पार्लियामेंट में बिठाएंगे, या फिर वो अगर कोई बिजनेस वगैरह करेंगे तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान उनकी मदद करेंगे। और जाहिर है कि बहुत सी चीजों में खान साहब जो है वो कुछ बोलेंगे नहीं और बिल्कुल चुप रहेंगे। और यही सारी चीजें लेकर लोग जो है वो इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और यही सारी चीजें लेकर बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट नहीं भी कर रहे। अब देखते हैं कि आगे ये सारा सिलसिला कैसे चलता है और किस तरह से सब चीजों को जो है मैनेज किया जाएगा, और खान साहब का फ्यूचर क्या होगा, बल्कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, ये बात होनी चाहिए। आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब का कहना है, दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा भुगत भुगत रहे हैं, यानी कि मजीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया है। यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनके साथ जो डायलॉग्स किए, पाकिस्तान ने हर बार कहा कि हम डायलॉग कर रहे हैं, कभी टीटीपी से और कभी किसी लश्कर तैयबा और पता नहीं क्या क्या, तो उसके साथ जो डायलॉग्स किए उसकी वजह से मजीद ग्रुप्स, उसी तरह के टेररिस्ट ग्रुप जो हैं वो मजीद बन गए, ज्यादा हो गए, और ये नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। अगर आप सर वाकई सीरियसली ये बात कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया कि आपकी बात ये समझ में आई है, लेकिन आप कम से कम इतना तो कीजिए कि मजीद डायलॉग्स ना किए जाएं, और ये टीटीपी वाले हो या कोई भी दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं जो टेररिस्ट हैं और टेररिज्म करते हैं, उनके साथ डायलॉग्स मत कीजिए और उनको पकड़िए या उनको मारिए, जो भी कीजिए, लेकिन उनके साथ डायलॉग्स मत कीजिए, इसलिए कि ये लोग डायलॉग करने के काबिल नहीं होते। बात हम आगे बढ़ाएं, और आखिर में मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। हम मतलब हर तरह के काम पाकिस्तान के लोग कर सकते हैं, बल्कि इतने मेहनती होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि अपना काम छोड़कर दूसरों के कामों में भी जो है मदद करने पहुंच जाते हैं, और उसके बाद उस काम का भी मतलब ऐसी तैसी कर देते हैं, चाहे वो हो या ना हो। अगर हमें ये लगे, पाकिस्तान के लोगों को ये लगे कि कोई दूसरा आदमी जो है वो अपना कोई काम कर रहा है जो उससे नहीं होना, तो बेशक वो काम हमें खुद भी ना आता हो, हम फिर भी वहां पहुंच जाते हैं और हर काम में उसको बताने की, समझाने की और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, और उस काम का कुछ ना कुछ बेड़ा गर्क जरूर कर देते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आपको जो है वो या तो बिल्कुल हाई लेवल पे होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट में, तब आप ये वाला पाकिस्तानी देख पाएंगे। अदरवाइज जो आम पाकिस्तानी, आपको तो पता है कि हमसे तो अपने खुद के काम नहीं होते, तो हमने दूसरों के क्या हक करने। लेकिन खैर, ये इस तरह की इंटरफेरेंस जो है वो मुसलसल पाकिस्तान में देखी जा रही है, बताई जा रही है। 2017, इमरान हुकूमत आने दो फिर देखना तुम लोग। सन 2018, इमरान की हुकूमत आ गई, अब देखना। सन 2019, अभी तो पहला साल है, आगे आगे देखना। सन 2020-21, वो तो कोरोना मसला बन गया था ना, अब देख लेना। अप्रैल 2022, देखना इमरान हुकूमत से निकलकर कितना खतरनाक होगा। मई 2022, खान को सड़कों पर आने दो फिर देखना तुम लोग। जून 2022, खान के जलसों में समंदर देखना तुम लोग बस। जुलाई 2022, इमरान खान जिम्मी इलेक्शन जीत गया, अब देखना भाई। अगस्त सन 2022, खान का लॉन्ग मार्च सब बहा कर ले जाएगा हम। सितंबर 2022, इमरान खान इस्लामाबाद आ रहा है, अब देखना भाई। अक्टूबर 2022, अब देखना खान इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। नवंबर 2022, तुमने हमारी रेड लाइन छेड़ी है, अब देख लेना बस। नवंबर 2022, इमरान खान पिंडी पहुंच रहा है, अब देखना। नवंबर 2022, खान ने असेंबली तहलील करने का ऐलान कर दिया, अब देखना। देखते देखते 4 साल गुजर गए और पूरी कौम बस देखती ही रह गई।